नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपीपीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696060897, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692611। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम लोग देख रहे थे। क्वेश्चन पेपर्स एक सीक्वेंस में नहीं है, यहाँ प्रश्नों के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब पिछले विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट करके यहाँ आपके साथ साझा किया जा रहा है। तो वीडियो सीरीज में आपने पहला वीडियो देखा होगा, उसमें कई सारे प्रश्नों को हमने देखा था। अब उसी के आगे, ठीक, तो देखिए इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ वाटर सिस्टम। ठीक, मतलब कौन सा जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। तो ये एक्लोक लाइन जो है वो इसको दर्शाती है, या फिर हेलोक लाइन जो रेखा होती है उसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है, या पिक्नोक लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, या थर्मोक लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ आपको देखना है। तो पिक्नोक लाइन जो होती है वो इसको रिप्रेजेंट करती है। सी वाला इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी होती है उससे हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन होते हैं उससे हम लोग इसे दर्शाते हैं। एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से जो विविधता होती है उससे हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, या भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव होता है उससे दर्शाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा लॉजिकल कौन सा है? ऊपर वाला है ना, ये वाला। तो ए इसका सही होगा। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी होती है या प्रजाति होती है, उनके अंदर जो डाइवर्सिटी होती है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखिए जैव विविधता का मतलब क्या है। दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक, तो विभिन्न प्रकार के पादप और वनस्पति ये मिलकर जैव विविधता का निर्माण करते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के जंतु जो होते हैं वो यहाँ पर मिलकर जैव विविधता बनाते हैं, या विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु मिलकर बनाते हैं, या विभिन्न प्रकार के विदेशागत यानी विदेश से आने वाले जो फॉरेनर होते हैं पादप और जंतु, वो ऐसा करते हैं। तो जैव विविधता का सीधा मतलब है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो पादप और जंतु होते हैं वो उस स्थान की बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा होते हैं, यानी वही कहलाते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? भोजन, औषधि, या फिर औद्योगिक उपयोग, या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, इसमें से होगा कौन सा? तो इसका डी वाला हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन होना आवश्यक है, नहीं तो ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो आनुवांशिक आत्मसात्करण, मतलब कहने का तात्पर्य है जेनेटिक जो एसिमिलेशन होता है उसके बारे में कहा जा रहा है, और परभक्षियों का नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग एसिमिलेशन। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक वास का विनाश यानी जो हैबिटेट है वही नष्ट हो गया, या कीटों पर नियंत्रण। तो जैव विविधता के ह्रास का सबसे बड़ा कारण क्या है? आवास ही खत्म हो जाना। आवास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रहने के लिए छत या घर, ऐसा नहीं, उसके साथ भोजन भी, तभी तो निकेत बनेगा। इसके बाद देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैड यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल किसने किया था? तो ये सब फैक्चुअल प्रश्न है, रट्टा मारना ही पड़ेगा आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रोजन हो जाएगा। ठीक, रोजन, वॉल्टर जी रोजन। इसके बाद अगले वाले को देखें। इसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किसे 2011 से लेकर 20 के लिए दशक के तौर पे निर्दिष्ट किया था? मतलब 2021 चल रहा है तो 2020 का डाटा जो है वो बनता है। 10 साल के लिए जो दशक यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था, कौन सा दशक था वो? नेचुरल डिजास्टर डिकेड था, बायोडाइवर्सिटी डिकेड था, क्लाइमेट चेंज डिकेड था, या इन्वायरमेंट डिकेड था? बताइए। अब इसका हो जाएगा जैव विविधता दशक, यानी ये बायोडाइवर्सिटी डिकेड था। ठीक है, बी वाला इसका परफेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? ये भावनगर में है, जामनगर में है, मुंबई में है, या फिर पुडुचेरी में? तो ये जामनगर में है, और जामनगर कहाँ है मत पूछिएगा। ठीक है इसके बाद आगे चलते। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट में पाई जाती है, या जो कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं वहां पाई जाती है, या नॉर्थ पोल के जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पाई जाती है।
उत्तरी ध्रुव पर जंगल भी पाए जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। खैर, तो अब बताइए जैव विविधता कहाँ ज्यादा पाई जाएगी? जहां पे जलवायु उनके अनुकूल हो, आर्द्रता अच्छी खासी हो, तापमान थोड़ा ठीक ठाक हो, एकदम से लो टेम्परेचर भी नहीं हो और एकदम से हाई भी ना हो। तो ये जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही मिलता है। हालांकि टेम्परेचर वहां उच्च तो होता है लेकिन वर्षा खूब होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रजातीय तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता ज्यादा होती है? मतलब डाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा होगी? ये गहरे समुद्र में ज्यादा होगी, या जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां ज्यादा होगी, या कोरल रीफ में ज्यादा होगी, या फिर डेजर्ट में ज्यादा होगी? तो अगर आप इसमें देखें जो विकल्प दिए हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और कोरल रीफ दोनों में ज्यादा होती है। लेकिन अगर दोनों के क्षेत्रफल की तुलना करें तो कोरल रीफ छोटे एरिया में ही बहुत ज्यादा जीवों और बहुत सारी जो प्रजातियां होती हैं उनको आश्रय देती हैं। तो इसमें ज्यादा जो करेक्ट विकल्प है वो इसका सी वाला है, लेकिन इसमें माना गया था बी और सी बोथ ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, थार का डेजर्ट है, ठीक। संतृप्त क्षेत्र रेगिस्तान और बे ऑफ बंगाल है। आप बताइए अब इसमें पश्चिमी घाट होगा कि पूर्वी घाट होगा? क्योंकि नीचे वाले दोनों विकल्प एकदम निकम्मे हैं, इनको आप बाहर कर दीजिए तुरंत, इलिमिनेशन लगा लीजिए ताकि आपका कंफ्यूजन वहीं से दूर हो जाए। और इसका पश्चिमी घाट होगा, इसकी जो जैव विविधता है एकदम बढ़िया है, सघन। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार, गंगेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया, या नॉन ऑफ द एबव? बताइए हॉट स्पॉट के तौर पे किसको माना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला जो क्षेत्र है, चूंकि ये इक्वेटर के ज्यादा नजदीक है तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंश पाए जाते हैं और यही कारण है कि मैंग्रोव से लेकर बहुत तरह की वनस्पतियां यहाँ मिलती हैं और ये सघन क्षेत्र है, ठीक। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया? सुंदरबन, वेस्टर्न घाट, मानस, या चेरापूंजी? बताइए। तो पश्चिमी घाट होगा। इसमें वेस्टर्न घाट आपको दिख रहा है तो और कहीं शक की गुंजाइश नहीं है। हालांकि मैंग्रोव जो है सुंदरबन में पाए जाते हैं लेकिन वो यहाँ हॉट स्पॉट के तौर पर नहीं देखा गया है। इन टर्म ऑफ एनवायरमेंट हॉट स्पॉट फाउंड इन इंडिया, अब यहाँ पे सीधा सीधा पूछ लिया तो कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, या विंध्य पर्वत जो श्रृंखला है वहां पे पाए जाते हैं, दंडकारण्य को पूरा कवर करते हैं और पूर्वी घाट में पाए जाते हैं, या फिर ईस्टर्न हिमालयन रेंज और वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, या शिवालिक और ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं? जरा आप बताएं इसमें से। तो आप जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है, या आप इसे कह सकते हैं ईस्टर्न हिमालयन रेंज यानी पूर्वी हिमालयी श्रृंखला पूरी, और पश्चिमी घाट, ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जो कि भारत की मुख्य भूमि में जैव विविधता हॉटस्पॉट के तौर पे देखे जाते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो हिमालय, विंध्य, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न घाट। अब इसमें जो विंध्य है वो इस हॉटस्पॉट की रेंज में नहीं आता है। हालांकि किसी जमाने में यहाँ भी बहुत घने जंगल, कंटीले वन हुआ करते थे, झाड़ झंखाट वाले, अब वो खत्म हो चुके हैं लगभग। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? तो यहाँ आप देखें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ईस्टर्न हिमालय होगा, ईस्टर्न घाट होगा, वेस्टर्न घाट होगा, वेस्टर्न हिमालय होगा। इसमें दो ऑप्शन आप चुन सकते हैं, मतलब दो जो विकल्प दिए हैं उसको चुन सकते हैं। तो इसका हो जाएगा बी वाला, पहला और तीसरा, यानी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पकड़ना आसान था, आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखिए। इसमें कहा गया कि जैव विविधता के नाश का क्या कारण है, क्यों नष्ट हो रही है? तो नाश का कारण क्या हो सकता है? जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी हो रही है, सही बात है। पर्यावरणीय प्रदूषण हो रहा है, वो भी सही बात है। वनों का नाश हो रहा है, वो भी सही बात है। तो जब सही सब कुछ है तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? अब यहाँ देखिए आपको एक तरफा विकल्प चुनना होगा। यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन नहीं है। अगर वो रहता है तो काम आसान हो जाता है। यहाँ हैबिटेट पॉल्यूशन दिया है, अत्याधिक दोहन दिया है, प्राकृतिक आवास का विनाश दिया है, और जो एक्सोटिक स्पीशीज है वो आकर जो यहाँ की नेटिव स्पीशीज है उनको खा लेती हैं या नष्ट कर देती हैं, जैसे गाजर घास के बारे में आपने सुना होगा। तो इस तरह की चीजें, देखिए ये सारे कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है ये हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होता है। आवास ही नष्ट हो जाता है तो जो प्रजाति है वो वहां से लुप्त होने लगती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवास का विनाश। वही प्रश्न रिपीट कर गया है, शब्द बदलकर नए कपड़े पहनकर आ गया है। इसके बाद देखिए जैव विविधता को अधिकतम संकट किस चीज से है? तो प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से है, या फिर जो कृषि क्रिया हम लोग करते हैं उसमें जो हम लोग अव्यवहारिक तरीके अपनाते हैं उससे है, या जलवायु परिवर्तन से है, या फिर जल प्रदूषण से है। तो सारे टॉपिक तो इसमें दिखाई ही दे रहे हैं, लेकिन इसका जो मेन यहाँ पर आंसर दिखाई देगा, यहाँ आप देख लीजिए पहले। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक निवास जो है ये नष्ट हो रहा है। ये सारे कारण हैं, जैसे कि आप जलवायु परिवर्तन को भी जिम्मेदार मान सकते हैं, लेकिन ये सबसे पहला कारण है, ये सबसे मुख्य कारण है जिससे कि जैव विविधता पे सबसे ज्यादा संकट है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता है
वो इसमें जिम्मेदार नहीं है, या फिर मध्य व्यवधान यानी एज जो इंटरप्शन होता है वो इसमें जिम्मेदार है। उत्तरदायी जो नहीं है वो आपको तलाशना है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की आयु जो है वो जिम्मेदार नहीं है, या फिर पोषक स्तरों की जो कम संख्या है वो जिम्मेदार नहीं है, बताइए। तो इसमें जो पोषक स्तरों की कम संख्या है वो जैव विविधता को बढ़ाएगी नहीं बल्कि कम करेगी, ये आप भी जानते हैं। तो यही इसमें नेगेटिव है जिसको कि आप यहाँ से चुन सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अगले वाले में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्ट्रेटजी सबसे अच्छी इसमें कौन सी है इंपॉर्टेंट? तो जैवमंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व बना दीजिए, बॉटेनिकल गार्डन खड़ी कर दीजिए, नेशनल पार्क बना दीजिए, या जंगली जंतु अभ्यारण्य बना दीजिए। तो आपको इनके बीच का अंतर पता होना चाहिए, कहाँ पर ज्यादा सुरक्षा दी जाती है, कहाँ पर सुरक्षा में ढील होती है। तो सबसे जो स्ट्रिक्ट सुरक्षा है वो कहाँ मिलती है? नेशनल पार्क में मिलती है कि जैवमंडल रिजर्व में मिलती है? तो देखिए कड़ाई तो जो नेशनल पार्क है वहां पर होती है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि मनुष्य और जलवायु तथा पर्यावरण इन सब का एक साथ तालमेल बिठाया जाता है, ताकि मनुष्य भी वहां रह सके और गतिविधियों को एकदम से रोका नहीं जाता है। जो धारणीय विकास का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ दिखाई देता है। तो ये आजकल की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है, यहाँ नेशनल पार्क को मत चुनिएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो बायोस्फीयर जो आगार यानी जैवमंडल आगार है वो, या फिर बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, होली पार्क, पवित्र उपवन। बताइए इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है संरक्षण रणनीति का? स्ववासन। स्ववासन का मतलब क्या? जो इन सीटू प्रोटेक्शन होता है उसकी बात हो रही। तो जो वनस्पति उद्यान है ये स्ववासन तो होते नहीं है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी प्रजातियां होती हैं बोटेनिकल गार्डन में जो कि वहां की स्थानिक नहीं होती, उन्हें कहीं से लाकर यहाँ पे कंजर्व किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए निम्नांकित में से क्रायो बैंक एक्स-C2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः इस्तेमाल होती है? तो क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी होती है इसमें ठंडा कर दिया जाता है, मतलब शीतल कर दिया जाता है। और ठंडा करने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? नाइट्रोजन चाहिए होती है। नाइट्रोजन के जो सिलेंडर होते हैं वो इसीलिए इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ ठंडा कर देती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारण है? तो सागरीय प्रदूषण, बेशक ये जिम्मेदार तो होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावी है वो आपको तलाशना है। लवणता में वृद्धि, मतलब सागरों का जो पानी है उसमें जो सैलिनिटी है वो बढ़ रही है। इसके अलावा सागरीय जल के सामान्य तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, और रोगों और महामारियों का फैलना। तो देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उससे ये जो प्रवाल और शैवाल का आपसी संबंध होता है ना, ये बिगड़ने लगता है। सहजीविता जो इनके बीच में होती है वो टूटने लगती है, क्योंकि इनके ऊपर जो शैवाल निवास कर रहा होता है वो बहुत भारी मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करने लगता है, ठीक है। तो इससे जो प्रवाल उससे खुराक ले रहे होते हैं उनके अंदर या उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ने लगता है और उनके लिए जानलेवा हो जाता है। तो ऐसे में प्रवाल उस शैवाल का त्याग कर देते हैं, ठीक है। जूजेंथले नाम का जो शैवाल होता है उसको हटा देते हैं अपने शरीर से, और नतीजा ये होता है कि उनके अंदर फिर खुराक की कमी हो जाती है और वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो इसमें जो सागरीय जल के तापमान में सामान्य से ज्यादा वृद्धि है वो आप देख रहे हैं। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें आप देख रहे हैं वैश्विक ऊष्मन है। सारे कारण जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा कारण है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। इसी की वजह से सब कुछ होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखिए। अगले वाले का मतलब यहाँ पे तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की जो सूचीबद्धता है वो कहाँ पर होती है? वो रेड डाटा बुक में होती है, डेड स्टॉक बुक में होती है। ऑप्शन भी काफी मजेदार है, लाइव स्टॉक बुक में होती है, या फिर इसमें से कहीं पर नहीं होती है। तो जो रेड डाटा बुक होती है उसी में होती है भाई, इसमें ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? वही प्रश्न उलट दिया है। तो इसका संबंध किस चीज से है? जैव विविधता के बारे में ये जानकारी देता है, या विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जो जीव जंतु हैं उनकी जानकारी देता है, या वृक्षारोपण के बारे में बताता है, या फिर जो तस्कर होते हैं उनके बारे में अवैध शिकार आदि की जानकारी देता है। तो आप जानते हैं कि ये जो विलुप्त या विलुप्ति के कगार पे खड़े हुए प्राणी या वनस्पतियां हैं उनके संबंध में जानकारी देता है। इसमें कई सारी कैटेगरी होती है, जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बर्ड इज हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक, इंडेंजर्ड का नाम लिया वो आ गया। तो जो गोल्डन ओरियोल होता है वो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, हाईली इंडेंजर्ड, मतलब क्रिटिकली आप कह सकते हैं, हालांकि इसे दर्जा मिला है या नहीं वो देखना पड़ेगा। इसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इंडियन फैंटेल पीजियन है, पीजियन नहीं असल में पीजन यानी कबूतर है एक तरह का, और इंडियन सनबर्ड है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये बहुत बार GIB इसको शॉर्टकट में लोग आजकल कह रहे हैं, तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है और ये इसका B वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो, लेकिन कितने समय से नहीं देखी गई हो, मतलब रात में गायब हो गई तो उसको विलुप्त मान लेंगे? ऐसा नहीं है, कम से कम वो 50 साल से अपने आवास में गायब है, तब जाकर मानेंगे कि वो विलुप्त है, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखिए।
यहाँ पर कहा गया कि कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो डिक्लोरोफेनेक सोडियम जो है ये उत्तरदायी होता है। पेन किलर्स जो पशुओं को दिए जाते थे उसमें औषधि होती थी, मतलब ये केमिकल होता था जो कि गिद्धों के वृक्कों के लिए, मतलब जो उनकी किडनी होती है उनके लिए हानिकारक होता था। इसके बाद आगे चलते हैं, और जब आधे से अधिक गिद्ध साफ हो गए तब पर्यावरण वालों को होश आया। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा, अब यहाँ फिर से वही रिपीट किया है, तो आप आराम से लगाइए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट, ये प्रतिबंधित हो गया है। भारत में गिद्धों की कमी का मुख्य कारण क्या है, तो जो दर्द निवारक दवा दी जाती है उसी की वजह से। एस्ट्रोजन के इंजेक्शन से कुछ नहीं होता है, मतलब नुकसान तो सभी करेंगे, इसमें जितने केमिकल आप पशुओं को देंगे वो पशु को भी नुकसान करेंगे, प्लस उनको खाने वाले अपरदहारियों को भी नुकसान करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर एक बेसिक कारण देखना है तो जो पेन किलर वाला है वो सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगले वाले में आपसे कहा गया रामसर। अब देखिए रामसर साइट इस बार 4 नई डिक्लेयर हो गई 2021 में, 2 गुजरात में, 2 हरियाणा में। हरियाणा में नई 2 बन गई हैं, इससे पहले थी ही नहीं। गुजरात में 1 थी और 2 और आ गई। तो ये चर्चा में, आप बताइए कि इसका संबंध किससे है। तो अब ये कोई पूछने की बात है, आप नम भूमि को चुन लीजिए। अब यहाँ आर्द्र भूमि नहीं दिया, लेकिन आर्द्र का मतलब तो नम ही होता है ना, तो वेट और मॉइस्ट में ज्यादा अंतर नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो रामसर कन्वेंशन की जो डेट है उसी पर मनाया जाता है 2 फरवरी को। 1971 में ईरान का जो रामसर शहर है कैस्पियन सागर झील के तट पे, वहां पे ये सम्मेलन हुआ था। भारत इसमें हस्ताक्षर करता है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से आर्द्र क्षेत्र किन्हें मतलब यहाँ पे कुछ आर्द्र भूमियों के नाम दिए हैं। अब आपको बताना है कि रामसर का दर्जा किसको प्राप्त है। तो चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव और वुलर, बताइए। ये सभी यहाँ पे अच्छे अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं, तो फिर यहाँ चुन लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। सभी जितने यहाँ दिए हैं ना सब, और इसमें से कुछ जो है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें कि जो संकटग्रस्त, मतलब बहुत ज्यादा गंभीर खतरे से जूझ रही आर्द्र भूमियां होती हैं उनको डाला जाता है। तो इसमें आप देखिए कि चिल्का झील जो है इसको शामिल किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ये अपने अंदर सुधार लाते हैं तो फिर इन्हें बाहर कर दिया जाता है। केवलादेव अभी भी है, ठीक। इसके बाद आगे चलते, लोकटक भी है। नेक्स्ट, अगले वाले में कहा गया कि कौन सी रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है। गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, भोज आर्द्र स्थल और सुंदरवन, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोनों हो जाएगा। इसमें 2 हैं जो कि आपको चुनने पड़ेंगे, एक तो सुंदरवन है, दूसरा भोज आर्द्र स्थल है, भोज वेटलैंड। नेक्स्ट, यहां आपसे पूछा गया कि पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस लिए उपयोगी है। तो जो न्यूट्रिएंट रिकवरी होती है उसकी रिसाइकलिंग का काम ये करती है। प्रकृति के जो स्रोत होते हैं उनका पुनर्भरण तो करती ही है। इसके अलावा ये जो अवशोषण होता है, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करती है, यानी विषैले पदार्थों को पानी में मिलने से रोकती है और जमीन को भी शुद्ध करती है। और तलछट को रोककर नदियों को जीवित रखती है, क्योंकि नदियों में गाद जमा होगी तो उनका बेसिन पटने लगेगा, वो नष्ट हो जाएंगी। तो ये सभी काम जो है आर्द्र भूमियां करती हैं। वाटर रिचार्ज करने का काम करती हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास स्थान होता है, ठीक। बहुत तरह के इसके फायदे हैं, बहुत से ऐसे फायदे हैं जो कि हम लोग नहीं जानते। इसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था। तो 2003 की तारीख सब में दी है, बस स्थान का नाम कब और कहाँ दोनों चीजें आपको बतानी, ठीक। तो डेट यहाँ एक जैसी सेम दी है, बस जो वेन्यू है वो चेंज है। बताइए कौन सा होगा। तो ये चेन्नई में स्टैब्लिश किया गया था 2003, और चेन्नई वाला जो ऊपर का विकल्प है उसको चुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो बड़ा निकेत है आपका, मतलब आवाज ही बड़ा है, ये उत्तरदायी नहीं। बड़े आकार का शरीर, असंकुचित, माफ कीजिएगा, संकुचित निकेत यानी नैरो निके जो होता है वो, या आनुवांशिक भिन्नता की कमी, लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। अब इसमें हो जाएगा व्यापक निकेत, ये उत्तरदायी नहीं है, ये विलोपन के लिए, मतलब विलोपन को रोकने के लिए जिम्मेदार है। मतलब बड़ा निकेत आपका रहेगा तो वहां सुविधाएं भी तो रहेंगी, आपको बचने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। छोटा निकेत रहेगा तो वहां आप जो तरह तरह की प्राकृतिक आपदा या बाहरी जो मानव जनित आपदा होती है उससे बच नहीं सकते। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि सीबक थोर्न विश्वव्यापी मार्केट में बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। यह पेड़ के बेर, मतलब इसका जो वृक्ष होता है बहुत बड़ा नहीं होता है, तो उसमें झाड़ी नुमा वृक्ष में लाल लाल फल लगते हैं और वो विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। चंगेज खान ने इसका उपयोग अपनी सेना की ऊर्जस्विता को उन्नत करने के लिए किया था, क्योंकि वो डेजर्ट वाले एरिया में टहल रहा था तो उसको पोषण की आवश्यकता थी। और रूसी कॉस्मोनॉटों ने इस तेल को कास्मिक विकिरण से बचाव के लिए इस्तेमाल किया था। तो भारत में ये पौधा कहाँ पाया जाता है। तो ये वैसी कंडीशन में पैदा होता है जहां पर बहुत एक्सट्रीम जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं। लद्दाख, शीत मरुस्थल, यहाँ पर ये जो सीबक थॉर्न नाम की वनस्पति है ये पैदा होती है, जहां पर मृदा बहुत नीचे होती है और बर्फ की स्थायी परत होती है। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का
वास्तविक, माफ कीजिएगा, वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। मतलब बायोमास का जो यहाँ पे प्रोडक्शन है वो मिनिमम होता है, एनुअल लेवल पे देखिएगा। तो डीप सी में ऐसा होता है, प्रेयरी जो ग्रासलैंड होते हैं वहां पे होता है, या डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं यानी पतझड़ वन होते हैं वहां होता है, या टैगा बायोम में होता है। न्यूनतम आपको देखना है, और न्यूनतम अगर आप देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गहरा सागर हो जाएगा। ठीक है, जैव द्रव्यमान का जो वार्षिक उत्पादन है वो न्यूनतम होता है, क्योंकि यहाँ प्रकाश संश्लेषण वगैरह नहीं हो पाता। सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में गहरे समुद्र में और एकदम गहराई में तो नहीं ही पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य का प्रकाश अंदर तक नहीं जाएगा तो वहां ऑर्गेनिज्म घटने लगेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तारीख बताइए। तारीख के साथ महीना भी है, तो आप जानते हैं कि ये 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी नाम की एक पुस्तक है, इसको लिखा किसने है? मतलब ये लेखिका है या लेखक है वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हैं, तो ये वंदना शिवा है। ठीक है, इनका नाम आपने कई बार देखा होगा, किताब का नाम याद रखिएगा। इसके बाद अगले वाले को देखें, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो ये सीसी पार्क ने दी थी, या फिर जेफर्स ने दी थी, या फिर फूरियर जो थे ये गणितज्ञ थे। ठीक है, इन्होंने फूरियर सीरीज नाम की एक जैसे प्रोग्रेसिव सीरीज होती है उसको लॉन्च किया था, जो कि फिजिक्स के कैलकुलेशन में काम आती है। लेकिन इन्होंने बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट के संबंध में भी बहुत सारे काम किए। और इसके अलावा एल जॉबलर, तो इसमें फूरियर ही हो जाएगा। ठीक है, जोसेफ फूरियर इनका नाम था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है आपको बताना है। तो ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड की छोटी बहन, उसकी वजह से होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। तो भाई इसमें आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे भयंकर ग्रीन हाउस गैस है, जो कि तापमान को एकदम से अपने अंदर रोक कर रखती है। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो अब यहाँ पर पेयर दिया है, अकेले कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, उसके साथ जोड़ा बना हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही मीथेन है। बाकी को बाहर कर दीजिए, ठीक है, इसको मत रखिए इसमें। जहां कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है सिर्फ उन्हीं विकल्पों को ध्यान से देखिए। तो बताइए कि बी होगा कि डी होगा? तो इसका बी हो जाएगा। यहां पर आप देखें, माफ कीजिएगा, इसे अच्छे से देख लीजिए, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बी की तुलना में डी वाला ज्यादा सही है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ कोई विशेष सपोर्ट नहीं दे रहा है। मीथेन करेगा। मीथेन एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है, ये भी तापमान को अच्छा खासा रोक कर रखती है। तो इसका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ देखिए कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली, माफ कीजिएगा, पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है और ये सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, प्राकृतिक रूप से भी पाई जाती है। लेकिन यहां पर चूंकि जलवाष्प का भी ऑप्शन दिया है, अगर ये नहीं रहता तो इसको आप चुन सकते थे। ठीक है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा भी इसका उत्पादन हो सकता है। लेकिन यहां पर चूंकि जलवाष्प का विकल्प दिया है तो वाटर वेपर को आप चुन लीजिए, क्योंकि जल चक्र का ये हिस्सा होती है। पानी का वाष्पीकरण होता है, फिर वो बादल बनाता है, फिर वहां से वर्षा होती है। तो जो वाटर वेपर होता है वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव में जिम्मेदारी लेता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है, या जो गैसेज हैं, ग्रीन हाउस तो तब होगी जब वो ग्लोबल वार्मिंग में सपोर्ट करेगी, तो कौन सी इसमें जिम्मेदार नहीं होती? मीथेन, जलवाष्प, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आर्गन नहीं रिस्पॉन्सिबल होती है, बाकी जितने हैं वो सब तापमान को धारण करके तापमान बढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद हरित गृह प्रभाव क्या है? तो देखिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो असल में एक नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। प्रकृति ने पृथ्वी को यह वरदान दिया है। कहने का मतलब यह है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी दिन के समय में एब्जॉर्व करती है, मतलब प्रकाश सूर्य का पृथ्वी के सतह पे पड़ता है, और रात के समय वो पार्थिव विकिरण के तौर पे उसे अंतरिक्ष में लौटा देती है। तो अगर बीच में ये ग्रीन हाउस गैसेज, मतलब गैसों का एक कवर नहीं होता, खोल नहीं होता, तो पृथ्वी जितना ले रही है उतना वापस कर देती और पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती, क्योंकि लेना और देना बराबर, तो टेम्परेचर हो जाएगा 0। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस कुछ मात्रा में टेम्परेचर को वहां पर रोक कर रखती, मतलब जो सूर्यातप है उसको अंदर धारण कर लेती। तो इससे पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन अब ये गैसें ज्यादा मात्रा में जब रिलीज होने लगेंगी तो यही चीज बढ़ने लगेगी और समस्या हो जाएगी। तो इसमें आप बताइए, जो वैश्विक ताप है उसमें वृद्धि होती है, तो इसका सीधा सीधा आंसर ए वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने के लिए योगदान नहीं करता है? तो सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो योगदान नहीं करते हैं, मीथेन नहीं योगदान करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं ये तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं देते हैं, हाँ प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखिए, हरित गृह गैस कौन सी नहीं है? तो यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उपर्युक्त सभी और सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए, तो इसमें उपर्युक्त सभी का जो ऑप्शन है वो होगा नहीं। ठीक, इसमें कैसे होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी दोनों है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं।
इसमें कहा गया कि वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ऊपर ही दिया है, तो उसी को चुन लीजिए, नीचे जाने की क्या आवश्यकता है। ठीक, ऊपर ही अच्छा दिख रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कहा गया कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बार बार वही प्रश्न आगे पीछे हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन दिया है। अब इसमें आप सोचकर बताइए, जो नहीं है वो आपको बताना है। इसमें दो विकल्प तो सीधे हैं, वो दिखाई दे रहा है कि है, लेकिन जो सी और डी है उसमें से आपको चयन करना है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये कुछ हद तक ग्रीन हाउस गैस होती है, हालांकि बहुत प्रबल नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोजन दे रखा है, इसमें से कौन सा होगा? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। इसमें ग्रीन हाउस गैस के तौर पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है वो बाहर हो जाता है इससे। नेक्स्ट यहाँ देखें, कहा गया कि कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, फिर वही क्वेश्चन। और इसमें आप देखें कि ऑक्सीजन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑक्सीजन अकेले कोई ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन का कारण है। अब जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है वो आपको बताना है। तो इसमें ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार है, ओजोन परत का क्षरण होता है, प्रदूषण होता है, सब जिम्मेदार है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि न जिम्मेदार हो। ठीक, तो उपर्युक्त सभी, अगर ये नहीं दिया होता तब इसमें से किसी एक का चयन करना पड़ता। इसके बाद देखिए आगे, इसमें कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो बेसिक यहाँ पे जलवायु परिवर्तन का कारक है वो इसमें से कौन सा है? तो जीवाश्मिक ईंधनों का बहुत ज्यादा प्रज्वलन, जो फॉसिल फ्यूल होता है उसको जलाकर हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो उसकी वजह से, या फिर तेल चालित जो स्वचालित वाहन होते हैं या मशीनें होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि, या जो सोलर फ्लेयर होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है और इसे आपने बहुत जल्दी ही देखा होगा। तो सोलर फ्लेयर जो होता है उसमें अगर वृद्धि हो जाए, या फिर वनोन्मूलन होता है तो भी। अब इसमें आप बताएं कि कौन सा जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण इसमें पहला, दूसरा और चौथा है। पहला, दूसरा और चौथा। ये जो सौर लपट है ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, और इसका बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। वो एक दिन में नहीं होता है या कुछ महीनों में नहीं होता है, वो कई सौ वर्षों में घटती है। ठीक, या कुछ 50 या 100 साल तो लगता ही है। और सौर लपट की जो घटना होती है वो ऐसा नहीं है कि 100 साल पूरा लगातार लपट ही निकल रही है, ऐसा नहीं होता। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया है ये कुछ क्षणिक हो सकती है, लेकिन बाकी जो है वो स्थिर कारण है, और ये सबसे बड़े जिम्मेदार कारण होते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। तो सौर लपट वाला इसमें नहीं चुनना था। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है, क्या होता है, मतलब यहाँ पे कारण आपको बताना है कि उसका कारण क्या होता है। नाइट्रोजन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें आपने पीछे ही देख रखा है, वैश्विक ऊष्मन कौन उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अगले वाले को देखिए, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। तो इसके नीचे दिया है किसकी वजह से बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब दिया है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सिंपल है। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर नेचुरल बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से जो गैसों का संगठन है वही सही है। उसमें थोड़ा 19-20 चलेगा, लेकिन जब बहुत ज्यादा फेरबदल होने लगता है तो असंतुलन पैदा होता है। तो प्राकृतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मात्रा है उसे आप देखें, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0.03 हो जाएगा। ठीक है, इतना % होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद देखिए, मीथेन निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? तो केवल धान के खेत से ही निकलती है, या दीमक की जो बाम्बी होती है, माने उसका जो घर होता है, कॉलोनी होती है, उससे जनरेट होती है, दोनों से निकलती है। तो जितने भी मवेशी होते हैं, जुगाली करने वाले पशु होते हैं, दीमक की बाम्बी होती है, धान के खेत होते हैं, इस तरह के नमी युक्त स्थानों से भी ये निकलती है। तो इसमें ए और बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद यहाँ देखिए अगले प्रश्न को, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या होता है? यूनिवर्सल कंसंट्रेशन बिकम बेटर, मतलब जो यूनिवर्सल कनेक्शन है, माफ कीजिएगा, वो बेटर होता है यानी बेहतर होता है, या फिर हिम नदी द्रवीभूत होने लगती है, जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगते हैं, कहने का मतलब है। और समय से पूर्व आम में बौर आने लगता है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, पौधे असमय फल और फूल देने लगे, और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो पहले को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों सही है इसमें। पहला वाला तो एक पॉजिटिव चीज है और भूमंडलीय ऊष्मन कोई अच्छी चीज नहीं है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई मेल नहीं है। ठीक, बाकी तीनों जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव के लिए नेगेटिव को चुनते हैं, तो इसका बी वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ती है? तो केवल चक्रवात आता है, केवल तूफान आता है, केवल बवंडर आता है? भाई सब आते हैं, चक्रवात, तूफान, बवंडर सब आता है, और ये सब हम लोग झेल रहे हैं इस समय। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को दर्शाता है? तो इसमें आप जो प्रतिशत है उसको देखिए, और परसेंट वाइज अगर देखा जाए तो 0.8%। इसका जो परसेंटेज है वो कितना होगा? औसत तापमान की वृद्धि को दर्शा रहा है।
नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। अब ये वक्तव्य जो दिए हैं इसमें कथन और कारण दिया है, आपको बताना यह है कि व्याख्या सही कर रहा है और कारण सही बता रहा है या नहीं। तो भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, ठीक है, और मौसम की ये जो चरम दशा है इसकी बारंबारता और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि खाद्य हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये पर्यावरण से ही प्राप्त होता है, प्राकृतिक चीजों से। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला वाला ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है। और कारण जो यहाँ बताया गया है ना, मतलब कथन के रूप में जो ये कारण, ये रीजन है, असल में कथन नहीं है, तो ये कारण भी इस पर फिट बैठता है। सामाजिक तनाव क्यों बढ़ेगा, क्योंकि खाने की समस्या होगी, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, तो जब खाने का संकट आएगा तो मारामारी होगी, क्योंकि भोजन तो पहली रिक्वायरमेंट है। तो इसका पहला वाला सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ आप देखें, इसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट, या फिर ऑब्लिक्विटी ऑफ अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस, मतलब जो घूर्णन अक्ष है उसकी तिर्यकता, या फिर प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स, या फिर सोलर जो इरिडिएशन होता है उसकी बात हो रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो सौर किरणित ऊर्जा है वो इससे संबंधित नहीं है, जलवायु परिवर्तन से उसका संबंध नहीं है। बाकी जितने यहाँ आप देख रहे हैं वो जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ कहा गया कि हु हैड सजेस्टेड द शिफ्टिंग अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। मतलब पृथ्वी की धुरी पर अवस्था, मतलब पृथ्वी की जो धुरी है उसका अवस्था परिवर्तन होना, ये जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उसके इंक्लाइनेशन पे ही ये बात डिपेंड करेगी कि सूर्य का प्रकाश कितना और कहाँ पर ज्यादा पड़ेगा। तो इसमें आप बताइए कि जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था। इसको देने वाले मिलोटिन मिलानकोविच थे, ठीक है, और इनके नाम से पता चल रहा है कि ये एक रशियन है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगले वाले में कहा गया कि निम्नलिखित में से किससे जलवायु का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। तो जो आइस कोर होते हैं उससे प्राप्त होता है, फॉसिलाइज पॉलन से प्राप्त होता है, या वृक्ष वलय जो है उसमें वृद्धि हो जाती है, या इवेपोराइट जो निक्षेप होते हैं उससे प्राप्त होता है। तो कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, आइस कोर से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों को देखा है, ये श्रृंखला आगे जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।